हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन है हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। तो लीवर के जो सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स को अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी की हो तो लीवर के सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटोसाइट्स के अंदर कुछ सेल्यूलर चेंजेस आएंगे। कौन से चेंजेस आएंगे? सेल्यूलर चेंजेस। ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर है हिपैटोसाइट्स का उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो इट मीन्स कि यहाँ इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी बेसिकली। तो यहाँ स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी लीवर के सेल्स में, तभी हम बोलेंगे कि लीवर इन्फ्लेम्ड है। एंड इसी को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। ओके, वायरल हेपेटाइटिस। अब यहाँ बात आती है कि वायरल हेपेटाइटिस कौन सा होता है। सो बेसिकली हेपेटाइटिस टू टाइप्स का होता है, वायरल एंड नॉन वायरल। वायरल हेपेटाइटिस, नॉन वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस वो होता है जो किसी वायरस की वजह से हुआ हो। जैसे हेपेटाइटिस ए जो है वो एंटेरो वायरस की वजह से होता है। आपने बहुत से हेपेटाइटिस के नाम सुने होंगे, ए, बी, सी, डी, ई एंड जी भी सुना होगा। तो ये वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, मतलब ये वायरस के कांटेक्ट में आने से ही होते हैं पेशेंट को। और नॉन वायरल हेपेटाइटिस वो होता है जो किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ हो या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ हो। किसी ड्रग की या फिर किसी मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी हुई या फिर किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ हो, उसे हम बोलते हैं नॉन वायरल हेपेटाइटिस। जैसे कि टॉक्सिक हेपेटाइटिस होता है। कौन सा हेपेटाइटिस होता है? टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जो केमिकल टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ हो। अब ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है? जैसे है क्लोरोफॉर्म, फॉस्फोरस, नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉस्फोरस, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, गोल्ड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कुछ, गोल्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको 4 टॉक्सिन्स बताए हैं जिनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से लीवर पे अफेक्ट पड़ सकता है। लीवर के जो सेल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, फर्दर लीवर डैमेज भी हो सकता है। तो ये 4 आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉस्फोरस है, क्लोरोफॉर्म है, गोल्ड कंपाउंड्स है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इन टॉक्सिन की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में। ठीक है, इन टॉक्सिन्स की टॉक्सिसिटी बॉडी में हो सकती है और इन्हें हम ट्रू हिपैटोटॉक्सिन्स बोलते हैं। ट्रू हिपैटोटॉक्सिन्स है। ये कौन सी लिस्ट में आती है? ट्रू हिपैटोटॉक्सिन्स की लिस्ट में आते हैं। अब ये तो हो गया टॉक्सिक हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो गया केमिकल टॉक्सिसिटी की वजह से। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स है जिनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, अब हम कुछ ड्रग्स की बात करते हैं। कौन कौन से ड्रग्स की वजह से ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकता है, मतलब ड्रग्स की वजह से हेपेटाइटिस होना। ठीक है, कुछ ड्रग्स पेशेंट की बॉडी में गए, उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है? लीवर डैमेज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इनकी वजह से क्या हो सकता है? लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर पे अफेक्ट डालती हैं ये ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्जेंट्स, और कौन से हैं? कुछ इनहेल जो हम करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं इनहेलेशन के लिए, जैसे कि हैलोथेन। तो इसकी वजह से भी लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर पे अफेक्ट डालते हैं ये एनेस्थेटिक इनहेलेशन ड्रग्स। ठीक है, जैसे हैलोथेन है। ओके, तो ये हमने बात करी 2 ऐसे हेपेटाइटिस के टाइप की जो कि नॉन वायरल टाइप हैं। एक है टॉक्सिक हेपेटाइटिस और नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो लीवर को डैमेज कर सकती हैं फर्दर, और ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए, टॉक्सिसिटी का मतलब होना कि एक्सेस अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट हो। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी होना। तो अगर इन केमिकल कंपाउंड्स की या केमिकल्स की टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाती है तो ये लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की। तो कौन से होते हैं वायरल हेपेटाइटिस? A, B, C, D, E। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D एंड E। वायरल हेपेटाइटिस इज अ सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन। तो ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है और ये सिस्टमिक है। इन विच नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डैमेज होना, सेल डैमेज, फर्दर क्या होने लग जाएगा? सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल्स, हिपैटोसाइट्स की यहाँ इन्फ्लामेशन हो रही है। प्रोड्यूसेस अ क्लस्टर ऑफ क्लिनिकल एंड सेल्यूलर चेंजेस, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें लीवर के सेल्स में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, सेल्यूलर चेंज, और कुछ क्लिनिकल सिम्टम हमें बॉडी में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए। मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो हेपेटाइटिस ए एंड बी से रिलेटेड होगा। ठीक है, सी, डी, ई ये लेस कॉमन हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, और अगर आप चाहो तो एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो कि वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, नॉन वायरल भी होता है। कुछ क्वेश्चंस में आपसे आज पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस ए को ही आप एक्सप्लेन करो या बी को, एंड कुछ क्वेश्चन जो है वो हेपेटाइटिस के ऊपर आता है। जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपका हेपेटाइटिस के लिए है तो उसमें आप जो मैंने आपको बताया वायरल एंड नॉन वायरल हेपेटाइटिस, इनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले हम देख रहे हैं हेपेटाइटिस ए, जिसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एजेंट है एंटेरोवायरस, या फिर आप हेपेटाइटिस ए वायरस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एज, कौन से एज को अफेक्ट करता है? ये ऑल एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, चिल्ड्रन को भी, एडल्ट को भी, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं वो यूजुअली 5 ईयर्स से जब अबव की एज हो जाती है उस टाइम पे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है यूजुअली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है? तो फीकल ओरल रूट है। फीकल मतलब यहाँ फीकस एंड ओरल, इसका मतलब है कि अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है, पेशेंट एंटेरोवायरस से अभी इन्फेक्टेड है, ठीक है, और अगर उसने स्टूल पास किया है अभी और अपना हैंड हाइजीन प्रॉपरली नहीं किया है, अब वो उन्हीं हैंड से जो कि ऑलरेडी कंटामिनेटेड है विद द एंटेरोवायरस, विद द हेपेटाइटिस ए वायरस, वो अगर किसी को फूड या फिर वाटर कुछ भी पास करता है तो ये जो वायरस होगा ये उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा इन द सेकेंड पर्सन, जिसको भी वो इन्फेक्टेड पर्सन वाटर या फिर फूड दे रहा है, कंटामिनेटेड फूड विद द एंटेरोवायरस, एंड वो जो सेकेंड पर्सन होगा जो कंटामिनेटेड हैंड से रिसीव कर रहा है उसमें भी ये वायरस इजीली एंटर कर जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होना, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, कंटामिनेटेड हैंड्स के थ्रू, ब्लड से भी हो सकता है बट बहुत रेयर केसेस में ब्लड से होता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं, 10 to 50 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यूजुअली 25 to 30 डेज़ का होता है। यूजुअली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 25 to 30 डेज़ का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का ये मतलब होता है कि जो आपको सिम्टम्स है, डिजीज़ आपके अंदर, वायरस आपके अंदर पहले से एंटर कर चुका है, बट बॉडी जब आपको साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी वो 25 से 30 दिन के बाद शो करेगी, और तब तक वो इन्फेक्शन ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका होगा। ओके, साइन एंड सिम्टम देखते हैं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। जॉन्डिस हो सकता है। अब जॉन्डिस में क्या होता है? बिलिरुबिन का लेवल हाई जाता है। अब ये क्यों हाई जाएगा? बिलिरुबिन को कि अमाउंट को बॉडी में मेंटेन करना ये काम हमारा लीवर करता है, और अगर लीवर के ही सेल्स डैमेज हैं तो क्या होगा? अगर लीवर के सेल्स डैमेज हैं तो इट मीन्स कि लीवर अच्छे से बिलिरुबिन को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा? बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में हाई जाएगा, जिसकी वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो आई में स्क्लेरा होती है वो, एंड हमारे जो नेल बेड्स हैं ये कैसे लगने लग जाएंगे हमें? येलोइश, बिकॉज बिलिरुबिन इज ए येलो पिगमेंट, तो येलोइश म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नोजिया। अगर जॉन्डिस का टॉपिक स्टडी नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हर्टबर्न हो सकता है, तो ये जीआई ट्रैक्ट के कुछ सिम्टम्स शो होंगे। ओके, अब है फीवर। अब देखो, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है इसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट साइन हमें फीवर ही शो होता है। फैटिग, अब फीवर क्यों हो रहा है? ड्यू बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन इन द लीवर सेल्स, हिपैटोसाइट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है इसीलिए फीवर हो रहा है। फैटिग मतलब मेलेज, पेशेंट कैसा रहेगा? थका हुआ, बहुत ज़्यादा, एनर्जी लेवल उसका बहुत डाउन रहने वाला है।
ओके अब ऐसी कोई कंडीशन अगर हो गई है तो हम इसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। स्मॉल फीडिंग्स ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यहाँ हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसी तरीके से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। स्मॉल फीडिंग्स दे रहे हैं, स्मॉल फीडिंग्स ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, यहाँ पर अगर पेशेंट को एनोरेक्सिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल फीडिंग्स देंगे न्यूट्रिशनल डाइट की। आईवी इन्फ्यूज़न, ओके इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न कब करेंगे, जब पेशेंट को क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, आईवी देंगे, ठीक है। बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, एंटासिड्स प्रोवाइड करने हैं पेशेंट को, और एंटी इमैटिक, इमैटिक वर्ड जो है वो वॉमिटिंग से रिलेटेड है, वॉमिटिंग, इमैटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग, ठीक है। तो एंटी इमैटिक ऐसे कुछ ड्रग्स जिससे वॉमिटिंग ना हो, ऐसे ड्रग्स हमें प्रोवाइड करने हैं, ओके। प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे, ये प्रॉब्लम को होने नहीं देना है, या फिर जिसको हो गई है वो फर्दर स्प्रेड ना कर पाए, तो ये हम किस तरीके से करेंगे। देखिए आइसोलेशन करना है, पेशेंट को आइसोलेट कर देना है, मतलब पेशेंट के जितने भी पेशेंट जो भी यूटेंसिल्स यूज़ करता है या फिर पेशेंट की क्लोथिंग है तो उसे हमें सेपरेट कर देना है, ठीक है, आइसोलेट कर देना है पेशेंट को। मेंटेन हाइजीन, ठीक है, तो जो भी वाटर सप्लाई है वो सेफ़ होनी चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली पेशेंट की हाइजीन को हमें मेंटेन करके रखना है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस, ये है अभी मैंने को बताया था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड से हो सकता है, बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन फिर भी इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें प्रॉपर स्टरलाइजेशन और नीडल्स एंड सिरिंजेस का प्रॉपर स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना है। और अगर एक्सपोजर जिनको हो गया है 1 वीक के अंदर, उन पेशेंट्स को जिनको एक्सपोजर हो गया है उन्हें 1 हफ्ते के अंदर हमें ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करना है, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है। और जिनको अभी एक्सपोजर नहीं हुआ है, हो सकता है, ठीक है, हाई रिस्क पे है, तो उन्हें भी हमें क्या देना है, क्या एडमिनिस्टर करना है, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन उन पेशेंट्स में भी एडमिनिस्टर करा देना है। तो आई होप आपको हेपेटाइटिस ए क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं हेपेटाइटिस बी। अब हम देख रहे हैं हेपेटाइटिस बी, जिसे हम सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। सीरम हेपेटाइटिस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये वेजाइनल सिक्रेशंस में प्रेजेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, और ये ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, और हमारे जितने भी सिक्रेशंस होते हैं जैसे सलाइवा है, सीमन है, तो इसमें भी ये प्रेजेंट रहता है। दैट्स वाई हम इसे सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, और ये मोर इन्फेक्शियस होता है देन हेपेटाइटिस ए। ओके, एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है केसेस या फिर कैरियर। केसेस मतलब जिनको अभी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, और कैरियर बोलते हैं जिनका अभी इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, मतलब उनमें अभी साइन एंड सिम्टम्स हमें शो नहीं हुए हैं बट वायरस उनमें एंटर कर चुका है, मतलब वो एज अ कैरियर है, ठीक है। ये केसेस और कैरियर से स्प्रेड होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो पैरेंटल रूट से होता है, जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, या फिर कंटामिनेटेड नीडल की वजह से ऐसा हो सकता है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस की, या फिर इनएडिक्वेटली ऑटोक्लेव नीडल एंड सिरिंजेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है, वर्टिकल का देखो क्या मतलब होता है, ये वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं और ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब है बिल्कुल सीधा 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 ट्रांसमिशन कैसे होता है इसमें, मदर टू फीटस इन यूट्रो। कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको अगर हेपेटाइटिस बी है, तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस फीटस को भी नहीं छोड़ने वाला है, तो ये फीटस तक पहुंच जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 50 to 180। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना डेंजरस है, मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड 180 डेज़ का होता है। 180 डेज़ तक पेशेंट को यही पता नहीं चल पाता है कि उसे हेपेटाइटिस बी है, ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम शो ही नहीं करती है बॉडी। ओके, साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो फीवर होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन है, रैशेज, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन रहेगा, वीकनेस रहेगी, मतलब फैटिक पेशेंट रहने वाला है। जॉन्डिस में और मे नॉट बी अपीयर, जॉन्डिस शो हो भी सकता है जॉन्डिस शो ना हो। ओके, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इंटरफेरोन एज अ थेरेपी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पर इंटरफेरोन नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरफेरोन एज अ थेरेपी ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ प्रोटीन
हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रोटीन डाइट पेशेंट को बिल्कुल नहीं देनी है, बिकॉज लीवर इतना कैपेबल नहीं है कि वो अभी प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर पाए, ठीक है। दैट्स वाई हमें प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट कर देना है। फ्लूइड थेरेपी देंगे, ठीक है, जिसमें हम इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड कराने वाले हैं। एंटासिड देंगे क्योंकि यहाँ पर हार्ट बर्न हो रहा है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग भी है, दैट्स वाई एंटासिड्स हमें देने हैं, ठीक है, ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, पेशेंट को नोजिया ना हो, गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, दैट्स वाई हमें एंटासिड देनी है। एंटीएमेटिक दे सकते हैं, देने हैं अगर पेशेंट को वॉमिटिंग है तो ये हमने सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यहाँ पर कर दी है। और प्रिवेंशन भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो पेशेंट को। सो अभी हमने हेपेटाइटिस ए स्टडी किया, हेपेटाइटिस बी स्टडी किया, एंड मैंने आपको टॉक्सिक हेपेटाइटिस के बारे में बताया एंड ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस के बारे में बताया। जो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए है ये फीको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका क्या रहेगा, फीको ओरल रूट। एंड जो हेपेटाइटिस बी सी एंड डी है ये पेरेंट्रल रूट से स्प्रेड होते हैं, जैसे ब्लड इन्फ्यूजन से, ठीक है, और आईवी इन्फ्यूजन से, कंटामिनेटेड नीडल सिरिंजेस से, तो ये पेरेंट्रल रूट से स्प्रेड होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड होते हैं। ओके, बट जो ए और ई हैं वो ओनली फीको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं, और सिम्टम्स भी आपको काफ़ी सिमिलर इनमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लीवर जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक ऑर्गन है, और लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, एंड इसी में ही अगर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है, फर्दर ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो जीआई ट्रैक्ट के ही हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे हेपेटाइटिस में। सो दैट्स वाई हमने सिम्टम्स में देखा हेपेटाइटिस ए में भी और बी में भी एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, यही सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे थे। और जॉन्डिस हो सकता है बिकॉज लीवर बिलिरुबिन का लेवल मेंटेन करके रखता है, और अगर लीवर ही इतना कैपेबल नहीं है तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल हाई चला जाएगा। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है, दैट्स वाई वो म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा, नेल बेड्स को येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। तो हमें जो नेल बेड्स है, आइज का जो कलर है वो कैसा दिखेगा, येलो। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नर्सिंग इज ऑनेस्टी।